नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सीड एंड सोइंग। आज का जो टॉपिक है सीड एंड सोइंग, ये जो टॉपिक है बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से है। तो आज हम पढ़ेंगे सीड एंड सोइंग। सीड क्या होता है, सीड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सीड एंड सोइंग। सीड, बीज क्या है, बीज क्या है, सीड क्या होता है। तो सीड या बीज वह रोपण सामग्री है जो अनुकूल परिस्थितियों में एक नया पौधा उत्पन्न करने में सक्षम हो। यहाँ पे सीड की बात कर रहे हैं, हम बीज की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमें गेहूँ उगाना है तो उसके बीज को हम मिट्टी में डालते हैं, तो जब उसको उसके हिसाब से अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो जर्मिनेट होता है, उसमें से एक पौधा निकलता है, उसी को सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड या बीज बोलते हैं। आगे देखते हैं सीड डिफिनेशन इसकी कि लैंगिक अथवा वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित रोपण सामग्री जो बुआई और रोपण के लिए उपयोग की जाती है एवं जिसमें कीट व्याधियों का कोई भी संक्रमण नहीं होता है तथा जिसे सही बोने पर अच्छी पौध संख्या प्राप्त होती है, बीज कहलाता है। क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं बीज वह है, सीड वह है कि जिसको हमें बोने पर, ज़मीन में मिट्टी पे बोने पर एक अच्छी कंडीशन का नन्हा पौधा तैयार हो, नन्हा पौधा निकले ज़मीन से, तो उसको बीज बोलते हैं, जिससे एक नया पौधा परिवर्तित हो। ठीक है, नया पौधा निकले ज़मीन से, जर्मिनेट हो, तो बीज उसी को बोलते हैं कि जो एक नई संतति, नई प्रजाति नहीं, उसको बोलेंगे कि एक नया पौधा निकाले, नया पौधा उससे जनरेट हो, तो वो सीड कहलाता है। एकदम सिंपल सी भाषा में अगर हम देखें तो बात करें तो सीड वह रोपण सामग्री है जो अनुकूल अवस्था, यानी कि कोई भी बीज हो, किसी फसल का बीज हो, तो उसको जब उसके कंडीशन के हिसाब से कंडीशन जो है उसके हिसाब से कंडीशन जब मिलती है, परिस्थिति जब अनुकूल परिस्थिति मिलती है, तो वो जर्मिनेट होता है पौधा मिट्टी में। बस उसी प्रक्रिया को बोलते हैं सीड, यानी कि एक नया पौधा तैयार होता है, बस उसी प्रक्रिया को सीड बोलते हैं। आगे हम देखते हैं अंकुरण यानी जर्मिनेशन। अंकुरण क्या है? जर्मिनेशन तो एक बीज भ्रूण से जो अनुकूल परिस्थितियों में एक सामान्य पौधा देने में सक्षम हो तथा एक नन्हे पौधे को बाहर निकाले एवं विकसित होना अंकुरण कहलाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं अंकुरण क्या है। तो अंकुरण एक जो बीज होता है, जैसे बीज मान लिया, किसी गेहूं का बीज मान लिया, तो बीज के भ्रूण से जब बीज का एम्ब्रियो, ये जो होता है बीज, उससे एक पौधा निकलता है जो अनुकूल परिस्थिति, यानी कि उस बीज के हिसाब से उसको कितनी नमी चाहिए या कितनी गर्मी चाहिए, जब उसके हिसाब से, उसके परिस्थिति के हिसाब से, अनुकूल परिस्थिति मिलती है उसके हिसाब से, तो वो जर्मिनेट होता है, निकलता है। ठीक है, तो एक सामान्य पौधा देने में सक्षम हो एवं नन्हे पौधे को बाहर निकलने एवं विकसित होने की प्रक्रिया की, बीज से एक पौधा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। अब बात करेंगे बीज का अंकुरण या जर्मिनेशन दो प्रकार का होता है। कितने टाइप्स का होता है बीज का अंकुरण या जर्मिनेशन? जर्मिनेशन इंग्लिश में बोलेंगे, अंकुरण हिंदी में बोलेंगे। तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है जो है ऊपरी भौमिक। ठीक है, इसे बोलते हैं ईपीजीएल जर्मिनेशन। क्या? ईपीजीएल जर्मिनेशन। वह दूसरा जो है अधोभूमिक अंकुरण, हाइपोजीएल जर्मिनेशन। दो प्रकार के जर्मिनेशन होते हैं, ईपोजीएल और हाइपोजीएल जर्मिनेशन। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे हाइपोजीएल जर्मिनेशन यानी ऊपरी भौमिक अंकुरण। ये क्या है हाइपोजीएल जर्मिनेशन? हम इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कि ईपीजीएल जर्मिनेशन में अगर ईपीजीएल को दो भागों में बांटा जाए, ईपीजीएल जो शब्द है उसको ईपी और जीएल को अलग भागों में बांटा जाए, तो हमें इसका मतलब समझ आएगा कि ईपीजीएल का एक्चुअल में मतलब क्या है, क्या ईपीजीएल जर्मिनेशन में है क्या। तो ईपी का मतलब होता है एबव यानी ऊपर, और जीएल का अर्थ होता है अर्थ, भूमि या मिट्टी। यानी कि देखो, ईपी का मतलब ऊपर, ठीक है, जीएल का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी के ऊपर, सीधा सीधा हम बात को पहले ऐसे समझते हैं सिंपल वे में, मिट्टी के ऊपर। जैसे कि हम देख रहे हैं ईपीजीएल, ये कंडीशन है ईपीजीएल की। तो यहाँ पे ये हमारा बीज हो गया,
हमने बीज को मिट्टी में डाला, ये हमारा बीज हो गया, और उसके बाद फिर बीज से एक स्टेम निकली, यहाँ छोटा सा देख रहे हैं, फिर उससे ज़्यादा निकला, ठीक, फिर उससे ज़्यादा ये जड़ बन गई नीचे, और जड़ बन गई, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा बीज है ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर निकला, ये जड़ें बनती जा रही हैं, ज़मीन से निकलता जा रहा है। ये हाइपोकॉटिल कहलाता है ये प्रक्रिया जो होती है, कि जड़ नीचे जड़ बन रही है, और उसके बाद ये जो हमारा बीज पत्र था, कॉटिलीडन जिसको कहते हैं, ये बीज पत्र हमारा ऊपर निकलता जा रहा है मिट्टी की सतह से ऊपर। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे जड़ें बनती जा रही हैं और ये तना बनता जा रहा है, ये हमारा पौधा ऐसे निकला। अब यह जो हमारा बीज है ये यहाँ पे आ गया, पृथ्वी से, ज़मीन से एकदम ऊपर, ज़मीन से एकदम ऊपर। अब वहाँ से पत्ती निकलना भी पत्तियों की शुरुआत भी होती है। तो इसी कंडीशन को ईपीजीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपीजीएल। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पूरा पौधा तैयार हो रहा है, तो जड़ें नीचे, स्टेम बना, ये इसकी पत्तियाँ हो गई दोनों, और ये हमारे पौधों के जो दोनों कॉटिलीडन थे, जो सॉरी पौधे नहीं, जो हमारा बीज था उसका ये दोनों कॉटिलीडन है, दो अलग अलग भागों में अलग हो गए और ये ज़मीन के ऊपर आ गए। तो यहाँ पे ईपीजीएल का सीधा सा मतलब है कि ज़मीन के ऊपर जो हमारा बीज है उस ज़मीन के ऊपर चला जाता है, उससे जड़ बनती हैं, जड़ें नीचे हो जाती हैं, और पौधा जो बीज होता है वो ज़मीन से ऊपर चला जाता है, ज़मीन से ऊपर निकल जाता है। तो बस इसी कंडीशन, इसी प्रक्रिया को ईपीजीएल जर्मिनेशन बोलते हैं। आगे ईपीजीएल जर्मिनेशन देखें, ईपीजीएल एवं ऊपर, भूमि, तो सीधा ऐसे समझते हैं, ईपी का मतलब ऊपर, जीएल का मतलब भूमि, ठीक है, सिंपल वे में। वही देखते हैं जो ईपीजीएल कौन कौन से फसल होती हैं, कौन कौन सी फसलें ईपीजीएल होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा खरीफ की सभी दलहनी फसलें, खरीफ ऋतु की जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनका जो बीज होते हैं या पौधा होता है वो उनमें जो जर्मिनेशन होता है वो ईपीजीएल जर्मिनेशन होता है, ठीक है। जैसे कि मूंग को ले लिया, उड़द, लोबिया, अपवाद में अरहर। अरहर जो है अपवाद में, क्योंकि यहाँ पे हमने दलहनी फसल का नाम लिया, तो जो अरहर है वो भी दलहनी है, लेकिन वो अपवाद में किस में? ईपीजीएल में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपोजीएल कंडीशन, ठीक है। ये क्या है? अधोभूमिक अंकुरण। अधोभूमिक, अभी हम देखें ऊपरी भूमिक, अब ये है अधोभूमिक। ईपीजीएल जर्मिनेशन में हाइपो का मतलब होता है बिलो, यानी कि नीचे, बिलो यानी कि नीचे, जमीन के नीचे। जीएल का अर्थ होता है मिट्टी। यहाँ पे सीधा देखते हैं, हाइपो का मतलब नीचे, जीएल का मतलब अर्थ में यानी मिट्टी में, मिट्टी में यानी जमीन के नीचे। अब यहाँ पे हम अपनी एक कंडीशन देखते हैं, हाइपोजीएल कंडीशन, कि इसमें क्या प्रक्रिया होती है। तो ये हमारा बीज हो गया, हमने इसको ज़मीन के अंदर डाला। अब यहाँ से थोड़ी सी जड़ें निकलने की शुरुआत हुई, फिर यहाँ पे जड़ निकली, जड़ें बनना शुरू हो गई, और ये जो हमारा बीज है ये पार्ट अभी यहीं पे है जहाँ पे हमने उसको स्थित किया था। अब उसमें से स्टेम निकलना शुरू हो गए। अब यहाँ पे ये जड़ें पूर्णतः विकसित होना शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पे ये पौधा हमारा निकल रहा है और उस पर कुछ पत्तियाँ बनना शुरू हो गई, हाइपोकॉटिल कहलाता है ये प्रक्रिया, हाइपो। अब उसके बाद फिर देखते हैं, ये जड़ें उसकी बनती चली गई नीचे पूरी तरह से, और उसके बाद ये जो हमारा कॉटिलीडन है, यानी कि जो बीज पत्र है, बीज है, वो अभी भी अपनी उसी अवस्था में, उसी जगह पे एज इट इज़ पड़ा हुआ है। बस उसमें एक तरफ जड़ें बनती चली गई, ऊपर तना, और फिर उसके बाद पत्तियाँ बनती चली गई, और हमारा पौधा पूरा तैयार होते चला गया। और ये जो बीज है हमारा, ये ज़मीन के नीचे, हमारा जो कॉटिलीडन है वो ज़मीन के नीचे, ज़मीन के सतह के नीचे ही पड़ा रहा। तो इस कंडीशन को हाइपोजीएल कंडीशन कहते हैं। जैसे कि हमने ईपीजीएल में देखा कि उसमें जो हमारा बीज पत्र होता है, यानी कि जो कॉटिलीडन होता है, वो ऊपर हो जाता है, जड़ें नीचे बनती हैं, और वो धीरे धीरे जब जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं, पौधा बढ़ने लगता है, तो वो बीज पत्र पौधों के साथ, उसके पौधे के तने के साथ ऊपर चले जाते हैं। और यहाँ पे हाइपोजीएल में हमने देखा कि हमारा बीज पत्र वहीं ज़मीन में उसी जगह पे एज इट इज़ पड़ा होता है। जो हाइपोजीएल अंकुरण के बाद बीज पत्र यानी कॉटिलीडन मिट्टी के नीचे ही रह जाता है। हाइपोजीएल में हमने देखा जो कॉटिलीडन है उसका, वो ज़मीन में उसी जगह एटिसिड रह जाता है। आगे हम देखते हैं सीड के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि सीड के क्या महत्व हैं, ठीक है। बीज का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सीड्स। तो बीज जो है
बीज अपनी जात के रक्षक एवं संवर्धक होते हैं, यानी कि जो बीज होते हैं वो अपनी संतति अपनी ही जातियों में रहना पसंद करते हैं, उसी के संवर्धित होते हैं। और फिर अगला देखते हैं, यदि बीज शुद्ध नहीं है एवं उसमें अन्य फसल मिश्रित है तो उसका उत्पादन का मूल्य कम मिलेगा। जैसे कि बीज शुद्ध नहीं है, बीज शुद्ध का मतलब बीज के साथ किसी और दूसरे, मान लीजिए हमने गेहूं का बीज लिया, ठीक है, उसके साथ साथ कोई खरपतवार हो गया या गेहूं के साथ उस कोई अन्य पौधे के बीज आ गए उसमें, तो वो शुद्ध नहीं होगा, फिर हमारी उपज को प्रभावित करेगा, हमारे जो मेजर क्रॉप है उसको प्रभावित करेगा। इसीलिए हमारा उपज मूल्य जो है वो कुछ कम होगा, वो प्रभावित करेगा। बीज एक ऐसा कारक है जो अच्छे उत्पादन के लिए किसान को सबसे अधिक ध्यान चाहता है। क्या कहने का मतलब, यहाँ पे बीज ही एक ऐसा कारक है जो अच्छे उत्पादन के लिए किसानों का सबसे अधिक ध्यान रखता है। जो बीज होता है वो एक ऐसा फैक्टर होता है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनका जो ध्यान, यानी कि ध्यान रखता है। ध्यान रखने का मतलब यहाँ पे ये है कि उनकी उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखता है, उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, अच्छी उपज कैसे प्राप्त हुई जाए। अब वही बात करेंगे अच्छी बीज की विशेषता कि जो, जैसे कि हमारे किसान भाई बाज़ार में बीज लेने जा रहे हैं, ठीक है, कोई फसल की तैयारी करनी है, हमें कोई फसल बोना है तो किस टाइप के बीज चाहिए, बीजों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ गुड सीड, अच्छे बीजों की विशेषताएं। तो भौतिक शुद्धता, क्या, फिजिकल प्योरिटी ऑफ सीड। अब ये भौतिक शुद्धता क्या है तो देखते हैं आगे। बीज में अन्य फसलों के बीज, खरपतवार के बीज, कंकड़ पत्थर, धूल मिट्टी आदि से मुक्त होने चाहिए। यानी कि अच्छे बीजों की विशेषताएं को हम देखें अगर, तो उसमें जो भौतिक शुद्धता के बारे में बात करें तो हमारा जो बीज है उसमें किसी अन्य बीज का मिश्रण ना हो, उसमें खरपतवार के बीज ना हो, उसमें धूल कंकड़ मिट्टी पत्थर आदि ना हो, इन सब से वो मुक्त रहे, तो ये भौतिक शुद्धता के अंतर्गत ये टर्म आएगा इसका। और आगे देखेंगे बीजों के आनुवंशिक एवं प्रजाति शुद्धता, जेनेटिकल एंड वर्टिकल प्योरिटी ऑफ सीड। बोए जाने वाले बीजों की आनुवंशिक शुद्धता होनी चाहिए, अर्थात जिस प्रजाति के बीज को बोने के लिए उपयोग किया जा रहा है उसमें अन्य प्रजाति के बीजों का मिश्रण नहीं हो। यहाँ पे बात हमको ये बताना चाह रहा है ये कि जो हम बीज बोएंगे उस बीज में कोई अन्य बीज ना मिश्रित हो, शुद्ध बीज हो, उसी प्रजाति का हो। क्योंकि जैसे हमारे बहुत सी फसलें होती हैं उनमें अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, तो प्रजातियाँ भी एक ही प्रजाति का बीज हो, उसमें किसी अन्य प्रजाति का बीज ना सम्मिलित हो। यहाँ पे कहने का मतलब ये हो रहा है। और आगे बात करेंगे बीजों का बाह्य आकार एवं रंग। बीजों का साइज, आकार, रंग को भी देख के हम डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का। तो किसी बीज की विशेषता है कि प्रजाति इसके बीजों का प्रयोग बुआई के लिए किया जाओ, और उस, हम कहने का मतलब जिस प्रजाति के बीज का हम बुआई के लिए उपयोग कर रहे हैं तो उसका आकार एवं रंग एक प्रकार और समान होना चाहिए। ठीक है, एक प्रकार और समान होना चाहिए। बीजों का आकार छोटा होने पे पौधों की वृद्धि एवं विकास कम हो जाती है। यानी कि जब हमारा बीज स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, तो उसकी उत्पादन क्षमता अधिक होगी। वहीं बीज हमारा दुबला पतला होगा, उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, वो खुद जर्मिनेशन के लिए एकदम तैयार नहीं होगा, तो फिर कम हमारे अगर होगा भी जर्मिनेशन तो हमारे पौधे जो है वो कमज़ोर होंगे। यहाँ पे यही बात बताई जा रही है। आगे देखते हैं बीजों के अंकुरण क्षमता, जर्मिनेशन कैपेसिटी ऑफ सीड। हम इस बात का भी बहुत ध्यान रखते हैं कि बीजों की अंकुरण क्षमता क्या है, कितना जर्मिनेशन हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे उत्तम गुणवत्ता युक्त बीजों की अंकुरण क्षमता अधिक होती है। जो उत्तम गुण के बीज होते हैं उनकी अंकुरण क्षमता अधिक होती है, क्योंकि फसल की बुआई करने पर बीज की मात्रा का निर्धारण बीजों की क्षमता के आधार पर किया जाता है। जैसे कि हमने 1 हेक्टेयर में हमें बीज कोई फसल लेनी है, तो कहीं ना कहीं वो जो बीज की मात्रा होती है वो बहुत मैटर करती है कि 1 हेक्टेयर में हमें कितने बीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो बीजों की क्षमता के आधार पर किया जाता है
उसके बीज की मात्रा। तो जैसे बीज की अंकुरण क्षमता अगर अधिक है, अच्छी अंकुरण क्षमता है, तो बेसिक सी बात है कि हमें कम बीज की आवश्यकता होगी। एक जो उसका मानक होगा हमारे 1 हेक्टेयर में कि हाँ भैया इसमें 10 केजी बीज लगने हैं, तो सिर्फ 10 केजी ही। वहीं अगर हमारा बीज की जर्मिनेशन क्षमता कम होगी, कम अच्छा होगा, तो उसमें 10 के बजाय 11-12 भी बीज की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि उसमें ये संशय होगा कि जो हमारे बीज हैं उनका जर्मिनेशन पूरी तरह से होगा भी या नहीं। आगे देखते हैं बीज की, सॉरी यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, बीज की जीवन क्षमता, विजिबिलिटी ऑफ सीड। किसी फसल की जीवन क्षमता एक निश्चित समय तक होती है। अधिक दिन तक उसको भंडारित करने पर बीजों की अंकुरण क्षमता कम या समाप्त हो जाती है। यहाँ पे बात कर रहे हैं बीजों के जीवन क्षमता के बारे में। विजिबिलिटी ऑफ सीड, किसी फसल की जीवन क्षमता एक निश्चित समय तक होती है। जो फसल होती है, बीज होते हैं, उनकी जो जीवन क्षमता होती है वो एक निश्चित समय तक होती है। फिर उसके बाद ना या तो उसके बीज जो है उनकी जर्मिनेशन क्षमता कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ये बीज की जीवन, आगे हम देखेंगे बीज की सुसुप्ता अवस्था यानी कि डॉर्मेंसी ऑफ सीड क्या है। नेक्स्ट जो है बीजों की सुसुप्ता अवस्था, डॉर्मेंसी ऑफ बीज। यहाँ पे देखते हैं कुछ प्रकार के बीज जो है कुछ समय के लिए सुसुप्ता अवस्था में होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के बीजों का अंकुरण के लिए उपयुक्त दशाएं होने पर भी अंकुरण नहीं होता है। सुसुप्ता अवस्था का मतलब होता है कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनकी अंकुरण जो है वो सुसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। फिर जब उनको उनके हिसाब से अनुकूल परिस्थिति मिलती है, अनुकूल मौसम, नम वातावरण या गर्म जलवायु, जिस टाइप की उनको आवश्यकता होती है वातावरण की, जब उस टाइप का वातावरण अनुकूल परिस्थिति उनको मिलती है तो वो जर्मिनेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और है कि कुछ बीज वो फिर सुसुप्ता अवस्था मतलब सो ही जाते हैं, भूल जाते हैं कि उनको जर्मिनेशन कर। यहाँ पे हम देखते हैं डॉर्मेंसी यानी सुसुप्ता अवस्था। ये क्या है? सुसुप्ता अवस्था शब्द का मतलब कि सो जाना। बीज भूल जाता है कि हमें जर्मिनेट भी होना है। कुछ बीज होते हैं थोड़े टाइम सोने के बाद जब उनको अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो वो फिर जर्मिनेट भी हो जाते हैं। आगे देखते हैं बीजों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सीड। बीजों के प्रकार, कितने प्रकार के बीज होते हैं? तो बीजों के स्वभाव एवं उनके उत्पादन में अपनाई जाने वाली सावधानियों के आधार पर बीजों को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि टाइप्स ऑफ सीड, तो बीजों के स्वभाव एवं उनके उत्पादन में अपनाई जाने वाली सावधानियों के आधार पर बीजों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो हमारा है नाभिकीय बीज यानी न्यूक्लियर सीड। क्या है? नाभिकीय बीज यानी न्यूक्लियर सीड। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, खास कंपटीशन एग्ज़ाम में भी। और उसके बाद ये जो बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर सलेबस का जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है हमारा ये, इसमें भी कहीं कभी कभी ये जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जामों में। देखते हैं हम आगे नाभिकीय बीज क्या है। पादप प्रजनक द्वारा जब मूल बीज पहली बार विकसित किया जाता है, जिनमें 100% अनुवांशिक व भौतिक शुद्धता होती है तथा प्रजनक इसे प्रत्यक संग्रह बीज के रूप में बीज प्रगुण के लिए प्रयोग करता है, उसे नाभिकीय बीज कहते हैं। यहाँ नाभिकीय बीज का मतलब होता है कि पादप प्रजनक द्वारा जब मूल बीज विकसित किया, यानी पादप प्रजनक द्वारा मूल बीज पहला स्टेप होता है बीज उत्पादित करने का, कि मूल बीज जब उत्पादित होता है तो उसी बीज को नाभिकीय बीज कहते हैं। और इस बीज की विशेषता ये होती है कि इसमें जो है भौतिक एवं अनुवांशिक शुद्धता होती है 100%। और ये जो है फिर इसके रूप को जो है बीज प्रगणक के लिए प्रयोग करते हैं, नाभिकीय बीज कहलाता है। अब जो है नाभिकीय बीज के बाद आएगा प्रजनक बीज यानी कि ब्रीडर सीड। ये नाभिकीय बीज से ही एक स्टेप आगे का बीज है दूसरे पर। तो जो बीज नाभिकीय बीज से प्रजनक की देख रेख में पैदा किया जाता हो, यानी कि ये जो प्रजनक बीज है ये ऐसे बीज है कि इनको नाभिकीय बीजों से तैयार किया जाता है और अच्छे व्यक्ति, अच्छे किसान, अच्छे वैज्ञानिक की देखरेख में तैयार किया जाता है ताकि उसमें कोई कमी ना आए, क्योंकि फिर इसके आगे भी हमें एक प्रोसेस से गुजरना है और बीज तैयार, तो उन्हें प्रजनक बीज कहते हैं। यानी कि वे बीज जो नाभिकीय बीज से
तैयार किए जाते हैं और प्रजनक की देख रेख में उन्हें प्रजनक बीज कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब नाभिकीय बीज वे बीज हैं, नाभिकीय बीज, प्रजनक बीज, नाभिकीय बीज जो है ये प्रजनक के द्वारा उनके देख रेख में तैयार किया जाता हो तो इन्हें प्रजनक बीज कहते हैं। ये बीज उच्च आनुवांशिक मान वाले होते हैं जिनकी मात्रा कम होती है एवं बहुधा महंगे भी होते हैं। इन बीजों की आनुवांशिक शुद्धता, उपज क्षमता, कीट व्याधि के प्रति स्वभाव एवं अनुकूलता आदि के लिए बीजों को देश के विभिन्न भू जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विभिन्न स्तरों पर परीक्षण किया जाता है। जो प्रजनक सीड होते हैं, प्रजनक बीज होते हैं, इनका जो है विभिन्न प्रकार की जलवायु के लिए, विभिन्न प्रकार के कीट व्याधियों के लिए अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है। तो ये प्रजनक बीज का। वहीं हम बात करेंगे जो तीसरा है हमारा आधार बीज, यानी फाउंडेशन बीज या फिर आधार बीज। प्रजनक बीज से उत्पादित बीज को आधार बीज कहते हैं। इस बीज में विशेष मानकों के अनुसार मानकीकृत गुण और शुद्धता सदैव बनी रहती है। ये बीज सदैव किसी संस्था विशेष जैसे राष्ट्रीय बीज परियोजना, राज्य बीज निगम और राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। जो आधार बीज यानी फाउंडेशन बीज जिसे बोलते हैं, ये प्रजनक बीज से ये भी उत्पादित किए जाते हैं। इसे प्रजनक बीज को आधार बीज भी कहते हैं। इस बीज की विशेषता ये है कि ये मानकों द्वारा मानकीकृत करके तैयार किए जाते हैं और ये बीज जो है राष्ट्रीय बीज परियोजना, राज्य बीज निगम या फिर कृषि राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। वहीं हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा बीज है प्रमाणिक बीज। कौन सा? सर्टिफाइड यानी प्रमाणिक बीज, जो चौथा टाइप का है। तो ये बीज जो है आधार बीज से प्रमाणित संस्था की देखरेख में पैदा किए जाते हैं, जिन्हें किसानों को व्यावसायिक फसल उत्पादन के लिए वितरित किया जाता है। ये बीज राष्ट्रीय बीज निगम या फिर राज्य कृषि विश्वविद्यालय के उत्पादक योजना के अंतर्गत किसानों के द्वारा पैदा किए जाते हैं। ये जो प्रमाणिक बीज होता है ये आधार बीज से आधार बीज से तैयार किया जाता है। इसे अच्छे किसानों की देखरेख में या राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। फिर इस बीज को किसानों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि ये बीज जो है मार्केट में थोड़ा सस्ते होते हैं। जो आधार बीज हो गया हमारा, फाउंडेशन बीज हो गया, नाभिकीय बीज हो गया, प्रजनक बीज हो गया, ये सब बहुत महंगे होते हैं। और फिलहाल जो हमारा खेती के लिए बीज उपयुक्त किया जाता है, किसानों तक पहुंचाया जाता है, वो प्रमाणिक बीज है। ठीक है, आगे हम देखते हैं मेथड ऑफ सीड यानी बीज बुआई की विधियाँ। बीज बुआई की विधियाँ यानी बीज की बुआई कितनी विधियों से कर सकते हैं। किसी बीज की बुआई हम जो कितने विधियों से कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने देखा है अक्सर करके कि बीज की बुआई अक्सर एक तो छिटकाव विधि से की जा सकती है, दूसरा कतार विधि से बुआई की जा सकती है यानी कि लाइन सोइंग। ठीक है, सीधा सीधा छिटकाव विधि या फिर कतार विधि। छिटकाव विधि में हम सीधा बीज को खेत की तैयारी करते हैं, फिर बीज को सीधा सीधा उसमें ब्रॉडकास्टिंग यानी हाथ के द्वारा छिड़क देते हैं। तो देखते हैं छिटकाव विधि के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। बीजों की बुआई करने की यह एक अवैधानिक विधि है। यह विधि एक सरल एवं पुरानी है। इस विधि में सामान्यतः ऐसे फसलों के बीज बोए जाते हैं जो आकार में छोटे तथा वर्षील उमें धान, बाजरा, सरसों, राम तिल, लघु धान आदि। इस विधि में बीज को बोने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी की जाती है। बाद में बीजों को हाथों से छिड़क कर बो दिया जाता है। बोने के बाद बीजों को या तो पाटा से चलाकर भूमि में मिट्टी में मिला दिया जाता है या फिर कृषि यंत्रों जैसे बरखर या फिर रोटावेटर आदि से मिला दिया जाता है। कहने का मतलब छिटकाव विधि जो है ये एक बहुत पुरानी विधि है, क्योंकि पहले के समय में जब कृषि होती थी, खेती होती थी, तो उस टाइम ये तो था नहीं कि बहुत ज़्यादा यंत्र थे, कृषि यंत्र थे नहीं, तो बीज को जो छिटकाव विधि से बोया जाता था। अब इसकी कुछ ये एक कहा जाए तो ये एक गलत तरीका है, लेकिन ये वर्षों से, सदियों से ये विधि से खेती होती चली आ रही है। तो इसमें क्या है, जो बीज बोए जाते हैं या तो बीज
बीज कहीं पास पास हो जाएंगे, कहीं दूर दूर हो जाएंगे। तो इसकी ये थोड़ी सी कमियां हैं कि खेत को जब खेत की जुताई करने के बाद बीज को डाल देंगे, फिर उसके बाद पाटा लगा देंगे या फिर रोटावेटर से मिट्टी में बीज को मिला देंगे ताकि बीज जो है मिट्टी में जाके दब जाए और फिर उसके बाद जर्मिनेशन हो। आगे हम बात करेंगे जो ये छिटकुआ विधि है इसके क्या लाभ हैं क्या हानि है। तो यहाँ पे देखते हैं लाभ की बात करें तो जो ये छिटकुआ विधि है ये सबसे आसान विधि है। कैसा? सस्ती एवं आसान विधि है। सीधा उठाया बीज को, खेत की तैयारी करी, खेत में डाल दिया बीज को, फिर पाटा लगा दिया। तो ये सस्ती भी है, इसमें अधिक श्रम की भी आवश्यकता नहीं हुई और उसके बाद आसान भी है। लेकिन इस विधि में कम समय में अधिक बुआई भी की जाती है। ये जो छिटकुआ विधि है इसमें बहुत अधिक टाइम भी नहीं लगेगा, इसमें हम टाइम को बचा सकते हैं, जल्दी हो जाती है बुआई। और इसकी हानि की बात करें तो बीज की मात्रा, गहराई एवं बीज अंतरण पर नियंत्रण नहीं रहता। यहाँ पे बात करेंगे बीज की मात्रा। जो हानियाँ इससे, जैसे कि मानते हैं हम बीज है, छिटकुआ विधि से हम डाल रहे हैं तो हमें क्या पता है बीज ये पास पास हो जाते हैं, कहीं बीज दूर दूर हो जाते हैं। तो इसकी ये जो है हानियाँ हैं, इससे हमें लॉसेज हैं। अब बीज की गहराई, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा सरफेस एरिया है तो कुछ बीज हमारे इतने नीचे हैं ज़मीन में, मिट्टी में, कुछ ऊपर हैं, कुछ ऊपर ही रह जाते हैं, ऐसे ऊपर ही रह जाते हैं तो उनका जर्मिनेशन सही से नहीं हो पाता है। और आगे बात करेंगे जो बीज ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं वे सड़ जाते हैं, जबकि कुछ बीज सतह पर रह जाते हैं, वो अंकुरित नहीं होते। यहाँ पे वही बात करी ना, बताया ना हमने कि जब बीज को हम छिटकुआ विधि से डालेंगे तो कुछ बीज ज़मीन के ऊपर ही सतह पे रह जाएंगे, कुछ ज़मीन में बहुत नीचे चले जाएंगे। जो नीचे चले जाएंगे वो सड़ जाएंगे क्योंकि उनका जर्मिनेशन सही से हो नहीं पाएगा। आगे हम देखते हैं इन बीजों में, इनमें अधिक बीजों की आवश्यकता होती है। फसल की सिंचाई, अधिक समय लगता है फसल की सिंचाई में। 3 निदाई गुड़ाई में बाधा उत्पन्न होती है और इसके अतिरिक्त निदाई गुड़ाई के यंत्रों का भी उपयोग संभव नहीं होता। ये जो बीज होते हैं छिटकुआ विधि में जब हम खेती करते हैं तो इसमें अधिक बीज लगते हैं क्योंकि बीज कहीं पास हो जाते हैं, कहीं दूर हो जाते हैं तो बीज भी अधिक लगते हैं। और उसके बाद सिंचाई का समय, फसल की सिंचाई का समय भी अधिक लगता है और इसमें निराई गुड़ाई करने में भी बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि जब ये हमारा बीज है, ये मान लीजिए हमारा सरफेस एरिया है, ठीक है, ये हमारा सरफेस एरिया है। तो जो हमारा बीज है कहीं पास है, कहीं दूर है, कहीं पास है, कहीं दूर है, तो फिर हम इसकी निराई गुड़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं और ख़ास तो किसी यंत्रों से द्वारा तो बिल्कुल संभव है ही नहीं कि हम इसकी निदाई गुड़ाई कर सकें। आगे जो हम विधि देखते हैं कतार विधि, यानी लाइन सोइंग मेथड। ये भी हमने देखा है अक्सर करके फल सब्जियां जो लगाई जाती हैं वो कतार, लाइन सोइंग में लगाया जाता है, कतार विधि में। अब जैसे हमें आलू की बात करें तो आलू भी कतार विधि में लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम छिटकुआ विधि में देखते रहे हैं कि बहुत सारी फसलें हैं हमारी जो छिटकुआ विधि से ही बोई जाती हैं। गेहूँ हो गया, धान हो गया, मूंग हो गई, सरसों हो गई, ये सारी जो फसलें हैं ये छिटकुआ विधि से। अब यहाँ लाइन विधि की बात करें तो लाइन विधि, इस विधि में बीजों की बुआई कतार में की जाती है और खेत की तैयारी के बाद विभिन्न यंत्रों की मदद से हाथों से बुआई या रोपण कतार में की जाती है। यह एक वैज्ञानिक एवं आधुनिक विधि है। जो कतार विधि है, इस विधि में बीजों की बुआई, पहले खेत को तैयार किया जाता है और उसके बाद उसको लाइन से सोइंग की जाती है। ये एक वैज्ञानिक तरीका है, ठीक है, लाइन सोइंग एक वैज्ञानिक तरीका है और ये आधुनिक तरीका है। इसमें जो है हमारे बीज की पैदावार पे भी काफ़ी काफ़ी अच्छे उत्पादन प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके लाभ और हानियों के बारे में कि लाइन सोइंग करने में क्या लाभ क्या हानि है। तो लाभ की बात करें तो जो लाइन सोइंग में हम इस विधि में हम बीज की बुआई की मात्रा पर नियंत्रण रख सकते हैं। यानी कि जो लाइन सोइंग हम करेंगे, कतार विधि में सोइंग करेंगे तो बीज की मात्रा निश्चित कर सकते हैं कि इतनी दूर पे इतना बीज डाल सकते हैं, बो सकते हैं। और वहीं आगे देखते हैं बीजों की बुआई इच्छित गहराई एवं दूरी पर कर सकते हैं। बीजों की बुआई सरफेस एरिया हो गया, तो जो ये हमारा बीज हो गया ये गहराई, एक समान गहराई पे और एक समान दूरी पे कर सकते हैं। क्या? एक समान गहराई पे एक समान दूरी पे कर सकते हैं। वहीं छिटकुआ विधि की तुलना में इसमें कम
क्या लगता है, बीज लगते हैं। छिटकाव विधि में ज़्यादा बीज लगते हैं, लेकिन लाइन टू लाइन सोइंग में कम विधि लगते हैं। फसल की निराई गुड़ाई आसानी से की जा सकती है। ये जो इस विधि में लाइन टू लाइन सोइंग में, इसमें जब अगर लाइन से लाइन हमारे पौधे लगे हुए हैं तो इसमें निराई गुड़ाई भी आसानी से हम कर सकते हैं, और कृषि यंत्रों की सहायता से और कृत्रिम द्वारा, दोनों द्वारा कर सकते हैं। इस विधि में अधिक सिंचाई दक्षता मिलती है, और साथ ही सिंचाई कम समय लगता है सिंचाई में, और फसल की कटाई भी आसानी से होती है। ये जो लाइन सोइंग विधि है, इसमें जो है फसल की कटाई भी आसानी से हम कर सकते हैं, और उत्पादन भी अच्छी ठीक ठाक मात्रा में प्राप्त होता है, और सिंचाई का समय भी कम लगता है। वही देखते हैं इसकी हानि के बारे में। तो ये जो लाइन सोइंग है ये काफ़ी महंगी है, क्योंकि इसमें हमें या तो कृषि यंत्र की आवश्यकता होगी या फिर श्रम की आवश्यकता होगी। तो इसमें हमारा बीज की तो कम आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें श्रम की आवश्यकता अधिक होगी। तो इसलिए थोड़ा सा ये देखा जाए तो थोड़ी सी महंगी विधि है। और आगे देखेंगे, बुआई में अधिक समय लगता है। ये जो लाइन टू लाइन सोइंग है, इसमें काफ़ी समय भी लगता है इस विधि में बुआई करने पर। और ये जो है 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है लाइन टू लाइन सोइंग। तो पहला हो गया समतल बुआई, रोपड़ विधि, मेड़ विधि। ये कतार टू कतार विधि होती है, ये भी 3 तरीके की होती है। उसमें एक तो समतल हो गई कि समतल ये हमारा लैंड एरिया ज़मीन हो गया। 1 मिनट, थोड़ा सा सही से बना लिया जाए हम अपने लैंड को, यानी अपने ज़मीन को। तो ये हो गया। तो इसमें हमने खेत की तैयारी करी, खेत की तैयारी के बाद अपने बीजों को सिर्फ लाइन लाइन में ऐसे लाइन सोइंग कर दिया। तो ये समतल विधि हो गई, एकदम समतल विधि। वहीं अब देखेंगे हम रोपड़ विधि। तो रोपड़ विधि में हमने देखा है जैसे कि धान की खेती रोपड़ विधि से होती है। पहले धान की नर्सरी तैयार की जाती है, फिर उसको लगाया जाता है, लाइन टू लाइन सोइंग की जाती है। तो ये रोपड़ विधि। और वहीं तीसरा जो है मेड़ विधि। कौन सी, मेड़ विधि। जैसे कि हमने देखा मेड़ विधि का एक एग्जांपल लिया जाए, मेड़ तो आलू की बात कर लेते हैं। आलू का तो हमने खेत की तैयारी करी, फिर एक मेड़ बनाया। तो चाहे कोई भी फसल हो, हमने आलू हो गया, शकरकंद हो गया, और टमाटर, बैगन, कुछ भी हम लाइन मेड़ बना के उस पर खेती कर सकते हैं। अब इस विधि में अब जैसे कि हमें फसल को पानी देना है तो पानी भी, और ये जो है नीचे अगर अधिक बारिश हो रही तो हमारे पौधे पानी से थोड़ा सा ऊपर हैं, मेड़ पे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी विधि होती है, लेकिन ये विधियाँ थोड़ी सी महंगी होती हैं, इसमें श्रम की आवश्यकता अधिक पड़ती है। तो प्यारे साथियों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।